हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HK नॉलेज एंड मोर पर। मैं फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है। केमिस्ट्री पोर्शन का जो एक वीडियो देखे रहे होंगे आपने, वॉल्यूमेट्री एनालिसिस, उसके आगे का ये वीडियो है। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करूँगा। इट मीन्स टाइट्रेशन बताऊँगा मैं आज। टाइट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, थियोरिटिकल में जाऊंगा मैं, प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, थ्योरी बेस्ड बता रहा हूँ आपको। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के बारे में बात करूँगा, इंडिकेटर्स के बारे में बात करूँगा, क्या सूचक होता है, कैसी वो टाइट्रेशन पूर्णता की जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, इसमें जो कंटेंट अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ उसमें इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर से रिलेटेड सवाल बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस के बेस पे बहुत सारे सवाल इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करके रखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभी का वीडियो, आज का वीडियो। ठीक है, ये अभी मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। ठीक है, मैंने बताया एक मेथड के बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग, और उस मेथड का नाम है टाइट्रेशन। क्या है? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, अनुमापन बोलते हैं हिंदी में इसको। क्या बोलते हैं इसको? अनुमापन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। इसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा इंडिकेटर। तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करें या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्ञात करें या स्ट्रेंथ ज्ञात करें, सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस प्रक्रम का हम उपयोग करते हैं उस प्रक्रम का नाम है टाइट्रेशन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा स्ट्रेंथ ज्ञात करना, मतलब उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है, टाइट्रेशन या अनुमापन कहलाता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। मैं सिंपल लिख देता हूँ आपको सरल शब्दों में। कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, इसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब आयनात्मक या आयतनी विश्लेषण विधि के द्वारा उस विलयन की स्ट्रेंथ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? स्ट्रेंथ ज्ञात करना, सांद्रता ज्ञात करना, या जिस प्रक्रम के द्वारा सांद्रता ज्ञात किया जाता है उसी प्रक्रम का नाम होता है टाइट्रेशन। क्लियर है? समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। उसके बाद मैं बात करता हूँ टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन जो होता है सिंपली एक ऐसी विधि है जिसमें एक अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से निकालते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक होता है ज्ञात सांद्रता वाले विलयन, मतलब इसकी शक्ति हमको पहले से पता रहती है। ज्ञात सांद्रता वाले विलयन से हम अज्ञात सांद्रता वाले अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का स्ट्रेंथ ज्ञात करना। ठीक है, मतलब हम एक ऐसा विलयन लेते हैं, अनुमापन वह विधि है जिसमें अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का स्ट्रेंथ या सांद्रता ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से कर लेते हैं। समझ में आए? इस प्रोसेस में एक ऐसा विलयन लिया जाता है जिसकी सांद्रता हमको पहले से ज्ञात होती है। इसका मतलब तो ये हो रहा है ना, जिसकी सांद्रता हमको पहले से ज्ञात होती है। ठीक है, उस विलयन का एक ज्ञात आयतन लेकर, माने जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात है उसका ज्ञात आयतन लेकर अज्ञात सांद्रता वाले विलयन से अनुमापन कर उस विलयन का आयतन ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, जो कि पहले विलयन से पूर्णतः क्रिया करने के लिए प्रयोग होता है। मतलब यह आप समझ सकते हैं कि पहले विलयन से क्रिया करके उसकी स्ट्रेंथ हम पता लगा रहे हैं। दोनों विलयनों के आयतन और सांद्रता में इस प्रकार का संबंध होता है। दो विलयन की आयतन और सांद्रता में क्या क्या संबंध होता है, देखिए। ये होता है N/N2 = V2 / V1। कहने का मतलब होता है यहाँ पर जो N1 है, यहाँ पर N1 है, ये जो N1 है ज्ञात विलयन की सांद्रता है। क्या है? ज्ञात विलयन की सांद्रता, याद रखिए आप लोग। ठीक है, और जो N2 है, ये जो N2 है ये अज्ञात विलयन की सांद्रता है। कौन से विलयन की सांद्रता है? अज्ञात विलयन की सांद्रता है। वो ज्ञात विलयन की हो गई, ये अज्ञात विलयन की हो गई। अब ज्ञात विलयन का जो आयतन है वो V1
वॉल्यूम 1, ज्ञात विलयन का आयतन, ज्ञात विलयन का वॉल्यूम या आयतन, ठीक है। और V2 जो लिखा हुआ है वहाँ पर, वो V2 अज्ञात विलयन का आयतन है, ठीक है। तो इस संबंध के बेस पे आप, इस फार्मूला के बेस पे आप किसी भी विलयन की सांद्रता आप ज्ञात कर सकते हैं, उसका आयतन आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? अब आता है टाइट्रेशन थ्योरी, अनुमापन सिद्धांत। क्या सिद्धांत है, ये कैसे कार्य करता है? थ्योरी की बात करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल लिखो तो ज़्यादा बेटर है, प्रिंसिपल। सिद्धांत, क्या सिद्धांत है इसके लिए, टाइट्रेशन के लिए? तो इसमें हमको पता होना चाहिए तुल्यांक नियम के अनुसार, ठीक है, तुल्यांक नियम के अनुसार पदार्थ सदैव तुल्यांक भार के अनुपात में क्रिया करता है, ठीक है ना। तुल्यांकी नियम के अनुसार पदार्थ हमेशा तुल्यांक भार के अनुपात में ही क्रिया करता है। कहने का मतलब ये है कि जब दो विलयन का समान आयतन परस्पर और पूर्ण रूप से क्रिया करेंगे, है ना, कोई दो विलयन हमने लिया है, ठीक है, सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी हमने लिया है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी लिया है, ठीक है। तो दो विलयन का जो दो विलयन हमने जो लिया है, इनका आयतन समान है, दोनों का आयतन समान है। क्या है? दोनों का आयतन इक्वल है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में परस्पर और पूरी तरह से क्रिया करेंगे। यदि इनमें उनके पदार्थ के तुल्यांक भार के समान भाग घुले हुए हों तो, ठीक है, इसके पदार्थ के तुल्यांक भार समान भाग घुले हुए हों का मतलब क्या होता है? ये भी एक विलयन है, ये भी एक विलयन है, दोनों में घुले हुए पदार्थ की मात्रा दोनों विलयन में समान हो, एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के पैरेलल सिंपल समान हो, तब वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? कि दोनों का तुल्यांक भार समान है, ठीक है। समझ गए? फिर से रिपीट कर देता हूँ, तुल्यांक नियम के अनुसार पदार्थ सदैव तुल्यांक भार के अनुपात में क्रिया करता है, अर्थात जब दो विलयन के समान आयतन परस्पर पूर्ण रूप से क्रिया करेंगे, ठीक है, कब करेंगे? यदि उनमें उनके पदार्थों का तुल्यांक भार के समान भाग घुले हुए हों। यदि उनमें उनके पदार्थ के, सॉल्यूशन में एक पदार्थ घुला हुआ है तभी सॉल्यूशन बना, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है ना, वो घुला हुआ है तभी क्या बना? वो विलयन बना है। तो वो जो पदार्थ घुला हुआ है, उस पदार्थ के तुल्यांक भार के समान भाग घुले हुए होने चाहिए, दोनों में जो घुले हुए मात्रा है वो समान होनी चाहिए। यदि दो भिन्न नार्मलता वाले विलयन परस्पर क्रिया करते हैं तो अधिक सांद्रता वाले विलयन का क्रम आयतन को, कहने का मतलब ये है कि जब ज़्यादा नार्मलता वाले विलयन परस्पर क्रिया करते हैं तो अधिक सांद्र विलयन का कम आयतन को उदासीन करने के लिए कम सांद्र विलयन का अधिक आयतन आवश्यक होगा। समझ में आया ना? उन विलयनों के आयतन उनकी नार्मलताओं के प्रतिलोमानुपाती होती है, मतलब किसी भी प्रकार के विलयन का आयतन उनकी नार्मलता के प्रतिलोमानुपाती होती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसकी थ्योरी को। दो भिन्न नार्मलता वाले विलयन परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है ना, दो भिन्न नार्मलता वाले विलयन परस्पर क्रिया करते हैं, इसका एक थोड़ा सा छोटा सा व्यंजक बनेगा। दो भिन्न नार्मलता वाले विलयन परस्पर क्रिया करते हैं तो जो अधिक सांद्र विलयन का, समझिए इसको, अधिक सांद्र विलयन का कम आयतन को उदासीन करने के लिए, विलयन कैसा है? अधिक सांद्र है, लेकिन आयतन कितना है? कम है। उसको उदासीन करने के लिए कम सांद्र विलयन का अधिक आयतन आवश्यक होता है, ठीक है ना, अर्थात उन विलयनों के आयतन उनके नार्मलता के प्रतिलोमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि नार्मलता एवं आपतन का गुणा करने पर प्राप्त गुणांक दोनों अभिकर्मों के लिए बराबर बराबर प्राप्त होते हैं। यदि नार्मलता वाले विलयन का, यदि नार्मलता वाले विलयन का, यदि नार्मलता वाले विलयन का वॉल्यूम V1 cc ये मात्रा है, आयतन हो तथा नार्मलता वाले विलयन का V1, ठीक है, N1 नार्मलता वाले विलयन का, ऐसा लिखेंगे, N1 मतलब पहले ज्ञात, N1 नार्मलता वाले विलयन का आयतन V1, ठीक है, ऐसे ही N2 नार्मलता वाले विलयन का V2 cc आयतन, इसके साथ पूर्ण रूप से क्रिया करता है। आप देखिए जो मैंने थ्योरी थोड़ी देर पहले बड़बड़ाया था उसी की पूरी तरह से क्रिया कब करेगा, ठीक है। ये हो गया पहले विलयन का आयतन V1, ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, अभी जो थ्योरी मैंने कहा उसके नार्मलता के, ठीक है ना, 1/, ये लिखा है और इस चिन्ह प्रपोजनल चिन्ह जो लगा हुआ है
इसका मतलब होता है आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता कम होगी, नॉर्मलता कम होगी तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। इसका मतलब यही हुआ ना। एवं दूसरा जो सॉल्यूशन है, दूसरा विलयन है, उसका आयतन V2 है। दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका आयतन V2 है। ठीक है, V2 है, तो ये भी अभी थ्योरी के बेस पे क्या हो जाएगा, 1/n2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। दोनों को अब मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम V1/V2 इक्वल टू N2/N1 लिखेंगे। V1/V2 इक्वल टू N2/N1 लिखेंगे। क्लियर है। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए इसको आगे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा N1V1, ये वाला N1V1 इक्वल टू ये हो जाएगा N2V2। ठीक है, इस संबंध को नॉर्मलता समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मलता समीकरण कहते हैं। यही नॉर्मलता समीकरण है। समझ में आ गया। इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि दो भिन्न नॉर्मलता वाले विलयन परस्पर आपस में क्रिया करते हैं तो अधिक सांद्र विलयन का कम आयतन, मान लो इसका सांद्रता ज़्यादा है, किसका, V1 का, इसको समझते हैं हम। मान लो V1 वॉल्यूम वाले N1 नॉर्मलता, इसकी सांद्रता ज़्यादा है प्रथम विलयन का, ठीक है, और आयतन क्या है, कम है, तो इसको संतृप्त करने के लिए, मतलब इसको उदासीन करने के लिए ये ज़्यादा सांद्रता था तो ये अधिक सांद्रता वाले विलयन, ये अधिक सांद्रता वाले विलयन था, ये कम सांद्रता वाले विलयन, ठीक है, कम सांद्रता वाले विलयन को जिसका आयतन ज़्यादा हो, ये आयतन कम था, इसका आयतन ज़्यादा हो, उसको मिलाने से वो उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसके बेस पे नॉर्मलता समीकरण प्राप्त होता है हमको। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसका टाइप्स के बारे में, क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन टाइप्स, ये पेपर में एक दो बार पूछा गया है, तो टाइट्रेशन भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में इसको 2-3 बार पूछा गया था, मुझे याद है आज भी, तो आप इसको देख लीजिए टाइट्रेशन टाइप्स को। ठीक है, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, विलयन की प्रकृति के आधार पर अनुमापन या टाइट्रेशन के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। फर्स्ट इसमें आता है, पहला इसमें आता है एसिडिमेट्री एंड अल्केलीमेट्री, ऐसा बोलेंगे, अल्केलीमेट्री। अम्लमिति और क्षारमिति, ये हो गया अम्लमिति और ये हो गया क्षार। एल्केलाइन मतलब क्षार, एंड देन एसिड मतलब अम्ल, एसिड मतलब अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया अम्लमिति और क्षारमिति, पहला प्रकार है ये। ठीक है, किसी अम्ल की क्षार के प्रमाणिक विलयन के साथ अनुमापन द्वारा सांद्रण ज्ञात करने की विधि को अम्लमिति कहते हैं। किसको ज्ञात करेंगे इसमें किसी अम्ल की, ठीक है, किसी अम्ल की क्षार के प्रमाणिक विलयन के साथ, किसके विलयन के साथ, क्षार के, कोई बेस या एल्केलाइन के साथ के प्रमाणिक विलयन के साथ अनुमापन करते हैं, तो इस स्थिति को, इसके द्वारा सांद्रण अगर ज्ञात करते हैं तो इस विधि को अम्लमिति या एसिडिमेट्री कहते हैं, क्योंकि हमने उस अम्ल की सांद्रता क्षार के प्रमाणिक विलयन के साथ में अनुमापन करने से ज्ञात किया है, इसलिए इसको अम्लमिति कहेंगे। दूसरा क्षारमिति में क्या होगा, इसमें कोई बेस होगा या कोई एल्केलाइन होगा, एल्केलाइन ऐसा लिख देता हूँ, एल्केलाइन या क्षार होगा, बेस होगा। ठीक है, इस बेस को, इस क्षार में, क्षार की किसी अम्ल के साथ, समझिए इसको, किसी अम्ल के साथ अनुमापन कराएं और उसका सांद्रता ज्ञात करें तो वो कहलाता है एल्केलीमेट्री या क्षारमिति कहलाता है। अम्ल का क्षार के साथ में कराएंगे तो अम्लमिति, क्षार का अम्ल के साथ में कराएंगे अनुमापन और सांद्रता ज्ञात करेंगे तो वो कहलाएगा कौन सी मिति, क्षारमिति, अर्थात एल्केलीमेट्री कहलाएगा। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जब अनुमापन कराते हैं, हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं, मतलब मिलाते हैं दोनों को, तो उसका परिणामी विलयन अंत बिंदु पर उदासीन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, NaCl, ऐसा NaCl। ठीक है, और बचा क्या, HOH, क्या बचा, प्लस HOH मतलब H2O बचा। क्लियर है ना। मतलब हमको क्या प्राप्त होता है, ये एक लवण प्राप्त हुआ, हमको क्या प्राप्त हुआ,
लवण, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण मिलता है। कहने का मतलब ये उदासीन हो गया है, लवण प्राप्त हो गया मतलब उदासीन हो गया। मतलब प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ जब अनुमापन होता है तो उसका परिणामी विलयन अंत बिंदु पर उदासीन होता है। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल के अनुमापन में जब परिणामी विलयन देखें हम, तो एक अंतः बिंदु पर बने हुए लवण के आंशिक जल अपघटन के कारण या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। मतलब एक ज़्यादा है एक कम है तब, एक प्रबल है दूसरा दुर्बल है तब। समझ में आया? या तो फिर वो अम्ल होगा या तो फिर वो क्षारीय होगा। क्लियर है? दूसरा इसमें टाइप्स आता है टाइट्रेशन का, वो टाइप्स है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अनुमापन उन सॉल्यूशन की रिएक्शंस पर आधारित है जिनमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिनमें एक ऑक्सीकारक होता है, सॉरी कोई ऑक्सीकारक अगर वहाँ पर प्रेजेंट है, क्या कोई ऑक्सीकारक वहाँ पर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन ऑक्सीकारक होता है। इसका जो अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तथा एक दूसरा विलयन ले ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये होता है, इसका विलयन होता है अपचायक। मतलब ऑक्सैलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट का जो विलयन होता है ये अपचायक होता है। क्या होता है ये? अपचायक। वो होता है ऑक्सीकारक और ये होता है अपचायक। मतलब उदाहरण के लिए बताया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन है वो ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सैलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट का जो विलयन बना हुआ है वो अपचायक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है थर्ड, इसमें थर्ड टाइप्स, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, अवक्षेपण अनुमापन बोलते हैं इसको। इस प्रकार के अनुमापन में अनुमापन विलयनों की क्रिया द्वारा एक अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है ना, जब हम इस प्रकार, नाम से स्पष्ट है, प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण, मतलब एक ऐसी अनुमापन की क्रिया होगी जिसमें अनुमापन विलयन को क्रिया के द्वारा एक अविलेय अवक्षेप बन जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अविलेय अवक्षेप कैसे बनता है। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और जब हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं, विलयन को मिलाते हैं आपस में, तो ये क्या बनता है? ये बनता है, क्या बनेगा? देख लीजिए, ध्यान से देखिए, क्या बना? सिल्वर क्लोराइड। क्या बना? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये जो होता है अविलेय अवक्षेप के रूप में तल में बैठ जाता है उस क्रिया के बाद। ठीक है, बचा क्या? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अर्थात प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में इस प्रकार के अनुमापन विलयनों की क्रिया एक अविलेय के आपस में जब क्रिया होती है तो एक अविलेय अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, तो समझ में आया? उदाहरण देके बताया गया है आपको, सिल्वर नाइट्रेट और जब सोडियम क्लोराइड की आपस में क्रिया की जाती है तो सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप, अविलेय अवक्षेप जो घुलने वाला नहीं होता, वो नीचे तल में बैठा हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? तो ये था वो कंटेंट टाइट्रेशन का। अब बात करते हैं टाइट्रेशन की पूर्णता का ज्ञान जिस बिंदु के द्वारा होगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा होगा, जिस पदार्थ के द्वारा होगा, उस पदार्थ को कहेंगे इंडिकेटर या सूचक कहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का अगला टॉपिक इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इंडिकेटर, इसके आगे
इंडिकेटर क्या होता है? अब गाड़ी में लगने वाले इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसको भी कह सकते हैं। इंडिकेटर का मतलब ही तो संकेत होता है नहीं, वो भी इंडिकेटर, ये भी इंडिकेटर। तो जो संकेत दे हमें, कैसे संकेत दे? तो वह पदार्थ जो अपनी उपस्थिति के कारण किसी रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की सूचना अपनी रंग बदल कर देता है, मतलब उस विलयन का रंग को बदल के देगा, उसको हम लोग कहेंगे इंडिकेटर या सूचक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी पदार्थ जिसकी उपस्थिति के कारण किसी रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने की सूचना रंग बदल कर देता है, सूचक कहलाता है। ठीक है, यह अंत बिंदु के तुरंत बाद विलयन का रंग बदल देता है। याद रखना, अंत बिंदु कहने का मतलब जब टाइट्रेशन करते जाते हैं, ज्ञात में अज्ञात मिलाते जाते हैं तो एक प्रक्रिया होने तक, जब हम एक एक बूंद इंडिकेटर के डालते जाते हैं उसमें, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसे बिंदु आता है जिसके बाद तुरंत विलयन का रंग बदल जाता है, जिससे हमें ये सूचना मिल जाती है कि अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्लियर है? तो ये क्या है? इंडिकेटर सूचक का काम करता है, अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनुमापन को ध्यान में रखते हुए सूचक को, इंडिकेटर को यहाँ पर भी 3 सीरीज में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला जो इंडिकेटर होता है इसको बोलते हैं इंटरनल। क्या बोलते हैं? इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर का मतलब होता है आंतरिक सूचक। आंतरिक सूचक ऐसा सूचक होता है जो अनुमापन करने वाले विलयन में मिला दिया जाता है, और जो सॉल्यूशन हम अनुमापन के लिए लिए हैं या जो दिया जाता है या लिया जाता है, उस सॉल्यूशन में पहले से इंटरनल इंडिकेटर मिला दिया जाता है, आंतरिक सूचक मिला दिया जाता है। यह सूचक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन याद रखेंगे अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, क्षार के साथ अम्ल के अनुमापन में प्रयुक्त होगा। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के परिवर्तन के कारण सूचक रंग परिवर्तन करता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के कारण, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के कारण, याद रखना, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के कारण कलर चेंज कर देता है, रंग बदल देता है, विलयन का रंग बदल देता है। समझ में आया? और उस जो अभिक्रिया चल रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, रिएक्शन की कंप्लीट होने की जानकारी देती है। समझ में आ गया? मतलब विलयन में जो इसका हम अनुमापन कर रहे हैं उसमें पहले से मिला हुआ रहता है। समझ में आ गया? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के परिवर्तन होने के कारण सूचक रंग परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, इसमें कितना अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। फिनोप्थेलिन अम्लीय माध्यम में रंगहीन है किंतु क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फथेलिन, ठीक है। फिनोल्फथेलिन जो होता है ये अम्लीय माध्यम में, कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में कलरलेस रहता है, ये रंगीन हो जाता है। लेकिन अगर इसी को हम क्षारीय माध्यम में डालें, कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में, तो ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? देखो कितना अच्छा इंडिकेटर है। ये विलयन में घुला हुआ है फिनोल्फथेलिन, अगर वो अम्लीय माध्यम है तो वहाँ पर कलरलेस रहेगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में उसको मिलाए रहेंगे तो जब हम किसी अम्ल और क्षार को मिला रहे हैं, किसी विलयन को, हम लोग को पता भी नहीं है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो जान लीजिए जब टाइट्रेशन कराते जाते हैं, हाँ, हमको ये बस पता रहता है कि उसमें फिनोल्फथेलिन हमने मिलाया है। अगर वो अम्लीय माध्यम है तो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन क्षारीय माध्यम है तो रंग बदल देगा, पूरा विलयन का रंग बदल देगा, पिंक कर देगा और सूचना देगा कि आपका एक्टिविटीज़ पूरी हुई, आपका प्रयोग पूरा हुआ, ये सूचना देता है। ठीक है, इसी में एक दूसरा एग्जांपल भी दे लीजिए आप लोग। मिथाइल ऑरेंज आपने सुने होंगे, जिसको मेथिल ऑरेंज के नाम से जानते हैं हम लोग। मेथिल ऑरेंज जो होता है क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में पीला होता है, येलो होता है, लेकिन यही अम्लीय माध्यम में ऑरेंज कलर का हो जाता है। यही अम्लीय माध्यम में कौन सा कलर का हो जाता है? माध्यम में ऑरेंज कलर का हो जाता है। ठीक है ना, नारंगी कलर का हो जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये कैसा इंडिकेटर है? ये इंटरनल इंडिकेटर है। दूसरा इस इंडिकेटर इसमें आता है, दूसरा इंडिकेटर है इसमें, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर,
एक्सटर्नल इंडिकेटर का मतलब होता है बाह्य सूचक। ये अनुमापन के लिए जो हम विलियन लेते हैं उसमें प्रयुक्त नहीं किया जाता पहले, मतलब पहले से नहीं मिलाया जाता, क्योंकि वो जो विलियन रहता है उसे ये रासायनिक क्रिया करने की क्षमता रखता है, इसको हम बाहर ही रखते हैं। अनुमापन क्रिया के समय विलियन से एक बूंद निकालकर सूचक में मिला देते हैं। समझिए इसको क्या बोल रहे हैं। विलियन से जो जिसका हम टाइट्रेशन कर रहे हैं वहाँ से एक ड्रॉप निकालेंगे, एक बूंद निकालेंगे और सूचक के साथ में अलग से मिलाकर देखेंगे। जो रंग परिवर्तित अगर कर दिया तो समझ लीजिए वो उस समय की जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, वो पूर्ण हो रही है, उसकी सूचना देगी रंग बदल कर। ठीक है, इसको विलियन में नहीं डालना है बल्कि विलियन का एक बूंद निकालकर सूचक में अलग से मिलाना है। समझ लीजिए, समझ में आया। उदाहरण देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक्सटर्नल में इसको बाह्य माध्यम से हम उपयोग करते हैं, अंदर नहीं डालते, याद रखना। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर बात करें हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट और फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट जानते हो? NH3SO4, फेरस अमोनियम सल्फेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और फेरस अमोनियम सल्फेट के विलियन के अनुमापन में पोटेशियम फेरिसाइनाइड, देखिए पोटेशियम फेरिसाइनाइड बाह्य सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह है एक्सटर्नल इंडिकेटर। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच टाइट्रेशन कराते हैं तो उस दौरान पोटेशियम फेरिसाइनाइड एक्सटर्नल इंडिकेटर के रूप में उपयोग करते हैं। क्लियर है। अब तीसरा जो आता है इसमें वो होता है सेल्फ इंडिकेटर। क्या होता है? सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? स्वतः सूचक। स्वतः सूचक मतलब कई बार जो टाइट्रेशन होता है उसमें सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अनुमापन के लिए जो प्रयुक्त विलियन है वही रंगीन होता है और स्वयं सूचक के समान काम करता है। याद रखेंगे, मतलब उसके लिए कोई बाहर से सूचक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुमापन में प्रयुक्त विलियन ही रंगीन होकर सूचक का कार्य करता है। वह रंगीन विलियन ब्यूरेट में लिया जाता है। याद रखना, जो रंगीन विलियन रहता है जब टाइट्रेशन करेंगे देखना जो रंगीन रहेगा उसको ब्यूरेट में लेंगे हम। पोटेशियम परमैंगनेट का उस समय उपयोग करते हैं। ठीक है। अनुमापन का दूसरा रंग ही विलियन जब इसे क्रिया करता है तो क्रिया पूर्ण होने पर रंगीन विलियन या रंगीन विलियन का रंग परिवर्तित करके अंतिम बिंदु की सूचना देता है, अर्थात वो जो हम प्रक्रिया करा रहे हैं, एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, उसकी पूर्णता की सूचना देता है। उदाहरण देख लीजिए इसमें, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट चूंकि एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। याद रखना, ये सेल्फ इंडिकेटर है। ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? सेल्फ इंडिकेटर है, स्वतः सूचक है। ठीक है। जो ऑक्जेलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ अनुमापन में स्वतः सूचक का कार्य करता है। याद रखिए, जब आप अनुमापन के लिए ऑक्जेलिक एसिड लिए हैं या फेरस अमोनियम सल्फेट लिए हैं, उस दौरान टाइट्रेशन के दौरान जो एक और प्रोडक्ट लिया जाएगा जिसके साथ में आपको क्रिया करानी होगी, अनुमापन कराना होगा, वो होगा पोटेशियम परमैंगनेट। ये सेल्फ इंडिकेटर होता है। उस समय जब थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेल्फ इंडिकेटर को मिलाते जाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाते जाते हैं, ये है सेल्फ इंडिकेटर, उसको मिलाते जाते हैं तो रंग बदल के कार्य पूर्ण होने की सूचना दे देता है। समझ में आया? क्लियर है? अगर ये पूरा कंटेंट टाइट्रेशन टाइप्स और इंडिकेटर्स आपको समझ में आया, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया है। आपको पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।